नमस्कार बच्चों। नमस्कार बच्चों, मैं हितेश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे हमारे इंडियन पॉलिटी की। भारतीय राज व्यवस्था, या हम बोल सकते हैं इसे भारतीय लोकतंत्र, यानी कि इंडियन डेमोक्रेसी, या फिर इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसे हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भी बोल सकते हैं, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था तंत्र के बारे में हम इसके बारे में बोल सकते हैं दोस्तों। तो भारतीय राज व्यवस्था, या जिसे हम इंडियन पॉलिटी बोलते हैं, तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। आपके जो डाउट वगैरह हो वो साथ में आपने कमेंट करने हैं। डाउट हम साथ में लेके चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय राज व्यवस्था के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान के बारे में। यानी कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, सबसे पहले इसके बारे में, या सबसे पहले इसकी मांग के बारे में, इसकी डिमांड के बारे में, जो डिमांड की थी वो किसने की थी, औपचारिक रूप से किसने की, अनौपचारिक रूप से किसने की। तो सबसे पहले जो इसकी मांग की थी, या सबसे पहले जो इसकी डिमांड की, वो की थी एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय एम.एन. रॉय ने सबसे पहले जो इसकी डिमांड की वो की 1934 में। और 1934 में इसने पहली बार औपचारिक रूप से, पहली बार जो है औपचारिक रूप से जो है इसकी डिमांड की गई। और औपचारिक यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ऑफिशियल इसकी डिमांड की गई। इससे पहले की, हालांकि हम ये बोल सकते हैं कि इससे पहले जो मांग की गई थी वो महात्मा गांधी द्वारा भी की गई थी 1922 में। लेकिन सबसे पहले औपचारिक यानी कि ऑफिशियली डिमांड की गई थी एम.एन. रॉय द्वारा। इस डिमांड को अंग्रेजों ने सबसे पहले जो माना था वो माना था 1940 में, 1940 में। और 1940 में अंग्रेजों ने जब इस मांग को माना तो अंग्रेजों ने ये भरोसा दिलाया था, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चला हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने ये भरोसा दिलाया था कि जब से ही द्वितीय विश्व युद्ध कंप्लीट होगा
उसके तुरंत बाद हम आपके लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे जिससे आप अपना संविधान बना सकते हो। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने इस बात को माना था 1940 में, यानी कि मांग को माना गया 1940 में, और भरोसा दिलाया कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके तुरंत बाद हम आपके लिए संविधान सभा का गठन करेंगे और आप अच्छे से संविधान तैयार कर सकते हो। लेकिन भारतीयों के द्वारा जो है इस मांग को जब अंग्रेजों ने माना तो भारतीयों ने सोचा कि भाई ये बिल्कुल हमें एक प्रकार से बहलाने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि झूठा आश्वासन दे रहे हैं। तो अंग्रेजों ने जब ये कहा था तो भारतीयों ने इस बात का विरोध किया और अंग्रेज चाहते थे कि भारत इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे और हम इसको केवल और केवल ये झूठा आश्वासन दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, इसके बाद 1946 में यानी कि 1946 में एक मिशन भारत आता है जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। ये जो कैबिनेट मिशन था ये भारत आता है 24 मार्च 1946 को, और 24 मार्च 1946 को जब ये मिशन भारत आता है तो इस मिशन ने भारतीयों को भरोसा दिलाया कि आप लोगों के लिए हम एक संविधान सभा का गठन करवाएंगे, यानी कि हम आप लोगों के लिए दो उद्देश्यों के लिए आए हैं। किस उद्देश्य के लिए ये आए थे तो ध्यान रखना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो दो उद्देश्य थे। इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा के चुनाव संपन्न करवाना, और दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो था देश में अंतरिम सरकार का गठन करवाना। देश में जो अंतरिम सरकार जो बनेगी उसका गठन करवाने का कार्य भी इसका मुख्य उद्देश्य था। अब कैबिनेट मिशन भारत आया, मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों की 24 मार्च 1946 को, और कैबिनेट मिशन को हम ये भी देखेंगे कि कैबिनेट मिशन को हम कैबिनेट मिशन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्यारे बच्चों 3 सदस्य थे, यानी कि 3 मेंबर थे, और 3 जो वो सदस्य थे वो तीनों के तीनों ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट के सदस्य थे। और कौन से सदस्य थे तो प्यारे बच्चों आप अधिकतर बच्चों को पता भी होगा इसके बारे में कि कौन कौन से सदस्य आए थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले जो सदस्य थे उसमें नाम आता है पैट्रिक लॉरेंस का। पैट्रिक लॉरेंस यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इस कैबिनेट मिशन के, ये जो कैबिनेट मिशन था इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि पहले जो सदस्य थे, पहले जो मेंबर थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे A.B. अलेक्जेंडर, और तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य थे। इसमें जो अध्यक्ष थे इस मिशन के, जो प्रमुख थे इस मिशन के, वो थे पैट्रिक लॉरेंस, यानी कि इसकी अध्यक्षता में ये मिशन भारत आया। और मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिए, 2 उद्देश्य, संविधान सभा के चुनाव और इसके साथ में ही अंतरिम सरकार का गठन। अब इस मिशन ने क्या कहा, इस मिशन ने कहा कि हम पूरे भारत को क्या करेंगे, हम पूरे भारत को अगर हम बात करें तो 389 सीटों में डिवाइड कर देंगे, यानी कि संविधान सभा की अगर हम बात करें टोटल सीटें कितनी थी, तो टोटल जो सीटें निर्धारित की गई वो 389 सीटें। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन ये भी होगा प्यारे बच्चों की ये 389 सीटें ही क्यों थी, इससे ज्यादा या इससे कम क्यों नहीं थी। तो मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं, क्योंकि उस समय जो सीट निर्धारित थी, जो सीट निर्धारित थी प्यारे बच्चों वो थी 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर,
यानी कि 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट निर्धारित थी। तो उस समय भारत में जो जनसंख्या थी उसी जनसंख्या के हिसाब से इस मिशन के द्वारा 389 सीटें निर्धारित की गई। यानी कि पूरे भारत में जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे वो 389 सीटों पर होंगे और एक सीट पर ध्यान रखना, एक सीट जो थी वो 10 लाख की जनसंख्या पर निर्धारित की गई। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको अभी तक यही बताया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की थी भारतीय संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान सभा या संविधान की जो मांग की थी वो एम.एन. रॉय द्वारा की गई 1934 में। उसके बाद इस मांग को माना अंग्रेजों ने 1914 में, 1940 में दोस्तों। उसके बाद एक मिशन भारत आता है, उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन या कैबिनेट मिशन प्लान, और ये 24 मार्च 1940 को भारत आया। उद्देश्य मैंने आपको बताए हैं, 2 उद्देश्य। और इसके बाद जो है मिशन में सदस्य मैंने आपको बताया, मेंबर मैंने आपको बताया। इसमें सदस्य कितने थे? तो इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड, अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे, और दूसरे सदस्य एबी अलेक्जेंडर, और उसके बाद स्टैफोर्ड क्लिप्स भाई। 389 सीटें यहाँ पे निर्धारित की गई। उसके बाद एक सीट 10 लाख की जनसंख्या पर निर्धारित थी। अब हम आगे बात करते हैं। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है? यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ एक बार जल्दी से। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं भाई कि तो 389 जो सीटें थी इनमें से क्या इलेक्शन सभी सीटों पर हुए? या फिर इलेक्शन जो है वो कितनी सीटों पर हुए? तो यहां तक आप लोगों को अच्छे से सारी बातें समझ में आई होंगी। अब आगे बात करते हैं भाई। देखो, हमने यहाँ पे बताया है कि जो टोटल जो सीटें थी हमारी, यानी कि जो हमारी कुल सीटें जो थी वो 389 थी भाई। अब ये जो 389 सीट थी इनमें से अगर हम बात करें तो इलेक्शन जो होता है, चुनाव जो होगा, चुनाव हुआ भाई कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर, यानी कि 296 सीटों पर जुलाई 1940 को चुनाव संपन्न हुआ, जबकि 93 जो सीट थी इन पर चुनाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसका भी हम आगे रीजन जानेंगे। अब ये जो 296 जो सीट थी इनको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, यानी कि इनमें से 292 जो सीट थी वो ब्रिटिश प्रांतों की थी भाई। इसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत आते थे। और जो 4 जो सीट थी ये सीटें भाई कमिश्नरी क्षेत्र की आती थी भाई, कमिश्नरी क्षेत्र आते थे। और उस समय 4 कमिश्नरी क्षेत्र होते थे। और ये जो 93 सीटें थी ये देसी रियासतों की थी, यानी कि जहां पे राजा महाराजाओं का शासन होता था। तो ये देसी रियासतों ने क्या किया? देसी रियासतों ने विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसका बहिष्कार किया भाई, यानी कि इस इलेक्शन में भाग नहीं लिया। तो 93 सीटों पर इलेक्शन नहीं हुए। सीटों पर इलेक्शन हुए 296 सीटों पर। इसमें से ब्रिटिश प्रांत की कितनी थी? 292 सीटें, और कमिश्नरी क्षेत्र की कितनी थी? 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा भाई कि ये जो 4 जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा तो आपसे पूछ लेता है कि ये जो कमिश्नरी जो क्षेत्र थे जो 4, ये कौन कौन से थे? तो इसका बिल्कुल आसान मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताऊंगा। तो इसमें आपने 4 ध्यान रखना भाई, जो 4 जो सीटें थी तो इसमें आपने 4 ही शब्द याद करने हैं, ए बी सी और डी। यानी कि ए के बारे में अगर हम बात करें तो ए में क्या आता था? तो ए में ध्यान रखना अजमेर मेरवाड़ा, इसमें जो क्षेत्र आता था वो आता था भाई अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, ये इकट्ठा आता है राजस्थान में।
दूसरा जो बी से यहां पे हमने याद करना है बलूचिस्तान, बी से याद करना है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। सी से याद करना है कुर्ग भाई, कुर्ग, कुर्ग कहां पे आता है वर्तमान में, ये कर्नाटक में आता है। और डी से हमने याद करना है दिल्ली, यानी कि हमारी राजधानी। तो ये चार उस समय कमिश्नरी क्षेत्र होते थे और 292 जो सीटें थी वो ब्रिटिश प्रांतों की होती थी। तो टोटल 296 सीटों पर इलेक्शन हुए और 296 सीटों पर इलेक्शन हुए और 93 सीटों का क्या किया गया भाई, यहाँ पे देशी रियासतों द्वारा बहिष्कार किया गया। ठीक है, एक तो इन सीटों के बारे में ध्यान रखना, इन सीटों के बारे में कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं कि सर 389 सीटें थी तो भाई कितनी पर इलेक्शन हुए, कमिश्नरी क्षेत्र की कितनी थी, ब्रिटिश प्रांतों की कितनी थी। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखना भाई। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। तो अब जैसे ही ये जो इलेक्शन संपन्न होता है तो अब रिजल्ट क्या रहेगा, यानी कि नतीजा क्या रहेगा, तो उस रिजल्ट के ऊपर एक और नजर हम डालते हैं भाई। तो रिजल्ट क्या था, अब जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ तो चुनाव संपन्न होने के बाद रिजल्ट क्या था, तो उस समय प्रमुख जो पार्टियां थी उसमें दो ही पार्टियां थी। एक तो हमारी आती है कांग्रेस और दूसरी जो हमारी पार्टी थी वो थी मुस्लिम लीग। तो ये दो पार्टियों का उस समय वर्चस्व था। और जैसे ही इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद सबसे पहले जो रिजल्ट के जो नतीजे आएंगे तो उसमें वही कांग्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस को जो सीटें मिली 208 सीटें मिली और सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली भाई। उसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम लीग के बारे में तो मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली वो मिली 73, यानी कि 73 सीटें। और अन्य जो थे, यानी कि अगर हम बात करें अन्य के बारे में यानी अदर भाई, तो अदर को जो सीट मिली वो मिली 15 सीटें। तो यानी कि अगर हम बात करें 296 सीटों में से 296 सीटों में से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को, उसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य यानी कि अदर्स को 15 सीटें प्राप्त हुई भाई। अब ये जो नतीजे थे ये चौंकाने वाले थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने सोचा था कि हमें और ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि संविधान सभा के सबसे ज्यादा जो सदस्य थे वो कांग्रेस से संबंध रखते थे। उसके बाद अगर हम आगे बात करें इसके बारे में तो दो तीन बातें और ध्यान रखना। अब देखो ये जो चुनाव जैसे ही संपन्न हुए कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग ने बाद में इसका बहिष्कार किया इलेक्शन का कि हम जो है अपने लिए अलग से, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान की मांग पहले ही कर रखी थी कि हम अलग से क्या करेंगे, पाकिस्तान के संविधान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन करेंगे। उसके बाद देखो भाई एक क्वेश्चन और मन में आएगा आपके कि जो संविधान सभा के जो इलेक्शन हुए थे, जो संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे ये चुनाव कैसे थे, यानी कि अगर हम बात करें ये चुनाव प्रत्यक्ष थे, डायरेक्ट यानी कि, या फिर अप्रत्यक्ष थे, इनडायरेक्ट भाई। अब इन चुनावों के बारे में ध्यान रखना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कई बार बच्चों के सवाल होते हैं कि फिर जो संविधान सभा का चुनाव था ये प्रत्यक्ष था या अप्रत्यक्ष था, यानी कि आम जनता जिसमें भाग ले वो हमारा प्रत्यक्ष होता है और जिसमें जनता के प्रतिनिधि भाग ले तो वो चुनाव कैसा होगा, तो वो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट इसको हम बोल सकते हैं।
ठीक है, जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे अगर बात करें तो विधानसभा का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में आम जनता ने भाग नहीं लिया था। तो उसमें भाग किसने लिया था, यानी कि चुनाव कैसा था, अप्रत्यक्ष तरीके से, और इसमें भाग किसने लिया था फिर, तो इस चुनाव में जो भाग लिया था वो जनता के प्रतिनिधि, यानी कि उस समय जो प्रांतीय असेंबलियां थी उन प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने भाग लिया था भाई। और इन प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने इस चुनाव में भाग लिया और उसके बाद रिजल्ट आप सभी के सामने है कि किसको कितनी सीटें मिली, क्या इसका नतीजा रहा। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर प्रत्यक्ष चुनाव होता, आम जनता इसमें भाग लेती, तो नतीजा जो है वो लगभग लगभग सेम ही रहता। ठीक है, तो प्रांतीय असेंबली के सदस्यों द्वारा चुनाव में भाग लिया गया। अब देखो भाई, चुनाव हो चुका है, विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद संविधान बनना शुरू होगा, यानी कि इन सदस्यों की बैठकों का दौर स्टार्ट होगा भाई। अब इन सदस्यों की बैठकों का दौर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली बैठक या फिर दूसरी बैठक, उसके बाद कुछ समितियां बनेंगी और समितियों के बाद जो है हम ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार से हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसको तैयार किया जाएगा। तो अब यहाँ पे चुनाव के बारे में अगर कोई भी डाउट हो तो चुनाव के बारे में एक बार जल्दी से कमेंट करो आप, अगर कोई भी क्वेश्चन हो चुनाव से संबंधित। उसके बाद हम आगे बैठकों के बारे में चर्चा करते हैं भाई। अब देखो भाई, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यहां तक कोई डाउट वगैरह मुझे पता है नहीं होगी आपको। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बैठकों के बारे में। तो बैठकों के बारे में मैं आपको बता दूं कि विधानसभा की पहली बैठक, जो पहली बैठक है, जो पहली मीटिंग है, वह आयोजित की गई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक का आयोजन किया गया। कहां पे किया गया, तो दिल्ली में किया गया। दिल्ली में कहां पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में। ठीक है, जो संविधान घर है वहां पे जो है इस बैठक का आयोजन किया गया। अब जैसे ही पहली बैठक थी तो इसमें जो मेन एजेंडा था वो ये था कि भाई यहाँ पे अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो अध्यक्ष के ऊपर जो चर्चा हुई तो वहां से हमने क्या किया, फ्रांस जो देश है, फ्रांस से हमने क्या किया भाई, फ्रांस से हमने जो है या फ्रांस के आधार पर हमने देखो यहाँ पे क्या किया, फ्रांस में कैसे चुनाव होता है अध्यक्ष का, तो वहां पे जो चुनाव होता है कि सबसे जो वृद्ध व्यक्ति होता है या सबसे जो उम्र दराज व्यक्ति होता है उसे अध्यक्ष बना जाता है। इसी फ्रांस की नीति को हमने अपनाते हुए सबसे पहले जो अध्यक्ष चुना वो अध्यक्ष बनाया गया किसे, तो सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, और ये अध्यक्ष क्या थे, तो ध्यान रखना ये अस्थायी थे। ठीक है, यानी कि परमानेंट नहीं थे, अस्थायी यानी कि एडहॉक थे भैया। यानी कि जब तक किसी परमानेंट अध्यक्ष को नहीं चुना जाता तब तक इसे जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया भाई। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी जो बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। और ये जो दूसरी बैठक थी इसमें विधानसभा ने स्थायी अध्यक्ष को चुना गई,
यानी कि परमानेंट को, और परमानेंट को चुना तो परमानेंट कौन बने, तो परमानेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधानसभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, ये बात ध्यान रखना। और पहले स्थायी अध्यक्ष थे तो ये कौन सी बैठक में बने थे, तो ये बने थे दूसरी बैठक में। विधानसभा के दो अध्यक्ष थे, ध्यान रखना, दो अध्यक्ष बने थे। पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो कि क्या थे, अस्थायी। और स्थायी जो बने, देखो ये पहली मीटिंग में बने थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर को बने थे। और दूसरी जो बैठक थी इसमें स्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष कौन बने, तो वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई। ठीक है, बिहार से बिलोंग करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विधानसभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बने। उसके बाद अगली जो बैठक होती है वो होती है तीसरी बैठक। अब ध्यान रखना, ये 3 बैठकें जो है वो अपने अच्छे से याद करनी है भाई। तीसरी बैठक जो थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। पहली जो बैठक थी ध्यान रखना वो थी 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर। ये 3 बैठकों का दौर ध्यान रखना चला था। और ये तीनों की तीनों बैठकें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बार बार आप एग्जाम में देखोगे। तो तीसरी जो बैठक हुई, अब देखो पहली में तो हमने चर्चा की अध्यक्ष के ऊपर अस्थायी बना, दूसरी में हमने भाई स्थायी चुनाया। अब तीसरी में क्या करेंगे, तीसरी बैठक में यहाँ पे जो है संविधान निर्माण का कार्य स्टार्ट हुआ भाई। यानी कि संविधान सभा ने सुचारू रूप से अपना कार्य स्टार्ट किया। और संविधान सभा ने जो अपना कार्य शुरू किया तो इसी दिन संविधान सभा के एक सदस्य जो कि आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑर्डिनेंस, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा में किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को ध्यान रखना भैया यहाँ पे पेश किया गया था कितनी तारीख को, तो कितनी तारीख को, तो 13 दिसंबर 1946 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, अब ये पास कब किया गया संविधान सभा ने, इसे पारित कब किया गया, तो ये पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पेश कब किया गया और पारित कब हुआ। तो पेश तो हुआ था कब भाई, तो पेश तो हुआ था भाई कब, तो पेश तो हुआ था 13 दिसंबर को और पारित कब हुआ, 22 जनवरी को। ठीक है, इन दोनों के बारे में अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव से आगे हम हमारी प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। इसी से हमारी प्रस्तावना निकली थी, जिसे हम प्यारे बच्चों प्रियम्बल बोलते हैं। आगे चलकर इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखो हमने यहाँ पे बात की है बैठकों के बारे में, तो पहली बैठक में एक बार जल्दी से इसका रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ तक, फिर आगे बात करेंगे। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। पहली जो बैठक थी, इस बैठक में हमने फ्रांस की तर्ज पर, यानी कि वहां पे जो है भाई सबसे उम्रदराज व्यक्ति को जैसे बैठकों में अध्यक्ष चुना जाता है, ऐसे ही हमने जो है फ्रांस की तर्ज पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को क्या किया गया, यहाँ पे जो अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ये एडहोक थे यानी कि अस्थायी थे। दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने भाई, स्थायी अध्यक्ष बने, यानी कि परमानेंट बने भाई। और परमानेंट का मतलब ये है कि जब तक हमारा संविधान नहीं बना तब तक यही सदस्य रहे, क्या रहे, अध्यक्ष रहे भाई। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को, इसमें भाई संविधान सभा ने सुचारू रूप से कार्य शुरू किया और उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उसके बाद यह पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को।
ठीक है, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव से हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में। तो आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। आगे अगर हम बात करें इसके बाद हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार होगा प्यारे बच्चों। कब तैयार होगा, तो वो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान तैयार हुआ, यानी कि संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया। यानी एडॉप्टेड। ठीक है, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया, और इसमें जो समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इतना समय लगा। और इसी कारण हम इसको पहले तो विधि दिवस मनाते थे, लेकिन अब हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक आपको आई होप समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक आपने जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि समझ में आया है या नहीं आया। संविधान के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, सभी को हम एक साथ में लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।